आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है टिश्यूज। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि टिश्यू का क्या मतलब होता है और एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडीज में टिश्यूज का क्या इंपॉर्टेंस होता है। हम एनिमल और प्लांट टिश्यूज के डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। हम ये जानेंगे कि प्लांट्स में कितने टाइप्स के टिश्यूज होते हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं। हम यह भी समझेंगे कि एनिमल्स में कितने टाइप्स के टिश्यूज होते हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं। साथ ही साथ हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि एक टिश्यू में मौजूद सेल्स के स्ट्रक्चर्स उनके फंक्शंस के साथ किस तरह से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि टिश्यूज क्या होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक सिंगल सेल की बनी होती है और एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सभी लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा एक सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म की जाती है। अब क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, इसीलिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फूड ऑब्टेन करना, ऑक्सीजन ऑब्टेन करना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपने द्वारा प्रोड्यूस किए गए वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट आउट करना, ये सब कुछ आसान होता है। इसके विपरीत मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं और इनमें से ज़्यादातर सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते। इसीलिए इन सेल्स के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डायरेक्टली फूड को ऑब्टेन कर सकें, ऑक्सीजन को ऑब्टेन कर सकें या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपने द्वारा प्रोड्यूस किए गए वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट आउट कर सकें। इसीलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसे सिस्टम्स बन जाएं जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फूड ऑब्टेन करके सभी सेल्स तक पहुंचा दें या फिर ऑक्सीजन ऑब्टेन करके सभी सेल्स तक पहुंचा दें या फिर सभी सेल्स से उनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए वेस्ट को कलेक्ट करके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट आउट कर सकें। इसीलिए नेचर ने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स का निर्माण किया है। ये ऑर्गन सिस्टम्स बॉडी के लिए या यूं कहें कि एक कंप्लीट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो कि बॉडी के सेल्स के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेसिफिकली कहें तो ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फूड को ऑब्टेन करता है और फूड में मौजूद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देता है। इसी तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में और ह्यूमंस में स्पेसिफिकली कहें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ऑब्टेन करता है और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देता है तो सर्कुलेटरी सिस्टम इन सिंपलर सब्सटेंसेस को फूड के सिंपलर सब्सटेंसेस को और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करके सभी सेल्स तक पहुंचा देता है। तो इस तरह से सेल्स को फूड प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है और वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट इसी तरीके से बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स अपनी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के साथ साथ कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल्स कुछ स्पेशल अपने बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसे सेल्स होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और यह स्पेसिफिक फंक्शन ओवरऑल ऑर्गेनिज्म के लिए हेल्पफुल होता है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू का नाम देते हैं। और ये ग्रुप ऑफ सेल्स क्योंकि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं इसीलिए इनके स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं। जैसे कि हम इसे एक क्रूड एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मौजूद सेल्स कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के होंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मौजूद सेल्स कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के होंगे क्योंकि इनको अलग अलग तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करना है। जब एक सेल अपनी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के साथ साथ
कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी कि एक नॉर्मल सेल डिफरेंशिएट होकर के एक स्पेशल सेल बनता है, और इन ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल्स को ही टिश्यूज कहते हैं। टिश्यूज के निर्माण की वजह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। इसे हम, जैसा कि इसे हमने डिस्कस किया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे फूड में मौजूद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इन फूड में मौजूद सिंपलर सब्सटेंसेस को और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करके सभी सेल्स तक पहुंचाती है। और यह सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे सर्कुलेशन के दौरान हमारे सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए वेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करके उनके टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाती है, जैसे कि किडनीज तक, लिवर तक, ताकि ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम या तो डिटॉक्सिफाई कर सके जैसा कि लिवर्स में होता है, या फिर हम इसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट आउट कर सकें। तो इस तरह से सेल्स की स्पेशलाइजेशन की वजह से टिश्यू का निर्माण होता है और इसकी वजह से डिवीजन ऑफ लेबर होता है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज एक जैसे होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ने अलग अलग टाइप के लाइफ को एडॉप्ट किया है, इसीलिए इनकी बॉडी में मौजूद टिश्यूज भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं और वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इसके विपरीत एनिमल्स मूव कर सकते हैं और वो फूड और शेल्टर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं। प्लांट्स को हमेशा ही एक अपराइट यानी कि स्ट्रेट पोस्चर मेंटेन करना होता है, इसलिए प्लांट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्टिव टिश्यूज़ की ज़रूरत होती है। इसके विपरीत एनिमल्स में ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्लांट्स की ग्रोथ कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में होती है, जैसे कि स्टेम के टिप्स पर या रूट के टिप्स पर। इसके विपरीत एनिमल्स की बॉडी में एक यूनिफॉर्म ग्रोथ होता है। एनिमल की बॉडी के सभी पार्ट्स यूनिफॉर्मली ग्रो करते हैं। प्लांट के अंदर मौजूद सपोर्टिव टिश्यूज़ के सेल्स डेड होते हैं। इसके विपरीत एनिमल की बॉडी में मौजूद सभी सेल्स लिविंग होते हैं। इसीलिए एनिमल और प्लांट टिश्यूज़ में काफ़ी अंतर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। प्लांट टिश्यूज़ को ब्रॉडली दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे को हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स में डिवाइड होने की कैपेबिलिटी होती है और परमानेंट टिश्यू के सेल्स में डिवाइड होने की कैपेबिलिटी नहीं होती, और इसी बेस पर इनको दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। प्लांट के उन पार्ट्स में जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद होता है, केवल वहीं पर ग्रोथ होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के उन टिश्यूज को कहा जाता है जिनके सेल्स में डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है। ये सेल्स काफ़ी एक्टिव होते हैं, इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है। इन सेल्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरह के होते हैं: एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम रूट्स के और स्टेम्स के टिप्स पर मौजूद होते हैं और इनकी वजह से रूट और स्टेम्स की लेंथ में इंक्रीमेंट होता है। लेटरल मेरिस्टम की वजह से स्टेम और रूट की गर्थ में इंक्रीज होता है और इंटरकैलरी मेरिस्टम नोड्स के पास पाए जाते हैं। परमानेंट टिश्यूज हम उन प्लांट टिश्यूज को कहते हैं जिनके सेल्स में डिवाइड होने की कैपेबिलिटी नहीं होती। परमानेंट टिश्यू के सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही फॉर्म होते हैं। इनिशियली जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स डिवाइड होते हैं तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स जैसे ही दिखते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ ये डिफरेंशिएट होकर के दूसरे टाइप के टिश्यूज के सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और अपनी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को लूज कर देते हैं। इस प्रक्रिया को, जिसमें कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक सेल अपनी डिवाइड होने की कैपेबिलिटी को लूज करके दूसरे स्पेसिफिक टाइप के टिश्यू के सेल का फॉर्म ले लेता है, उस प्रक्रिया को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो हम यह भी कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स डिफरेंशिएट होकर के परमानेंट टिश्यू के सेल्स का निर्माण करते हैं। परमानेंट टिश्यू प्लांट्स में दो तरह का होता है, एक को हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरे को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। सिंपल परमानेंट टिश्यू हम उन टिश्यूज़ को कहते हैं जिसके अंदर केवल एक ही तरह के सेल्स होते हैं। मतलब कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर मौजूद सभी सेल्स के स्ट्रक्चर सेम ही होते हैं और वो सेम टाइप के ही फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के एग्जांपल्स हैं पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। पैरेंकाइमा उस सिंपल परमानेंट टिश्यू को कहा जाता है जिसके सभी सेल्स लिविंग होते हैं और उनके सेल वॉल्स थिन होते हैं। पैरेंकाइमा टिश्यू के अंदर मौजूद सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं। इसका मतलब ये है कि इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। पैरेंकाइमा टिश्यू का मेन फंक्शन होता है फूड स्टोर करना। कुछ प्लांट्स के पैरेंकाइमा टिश्यू के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं जिसकी वजह से ये पैरेंकाइमा टिश्यू फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे पैरेंकाइमा टिश्यू को हम क्लोरेंकाइमा कहते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स में पैरेंकाइमा टिश्यू के अंदर एयर कैविटीज मौजूद होती हैं। ये एयर कैविटीज एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करती हैं। इसीलिए ऐसे पैरेंकाइमा टिश्यू को हम एरेंकाइमा कहते हैं। कोलेंकाइमा उन सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यूज को कहते हैं जिनके सभी सेल्स लिविंग और एलोंगेटेड होते हैं। इनके सेल वॉल्स कॉर्नर्स पे अनइवनली थिकंड होते हैं। जैसा कि हम इस ऊपर दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर स्टेम के एक क्रॉस सेक्शन को दिखाया गया है और स्पेसिफिकली इस डायग्राम में कोलेंकाइमा टिश्यू के सेल्स को दिखाया गया है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कोलेंकाइमा टिश्यू के सेल्स कॉर्नर्स पे अनइवनली थिकंड होते हैं। कोलेंकाइमा टिश्यू प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये लीफ स्टॉक्स और क्लाइंबर प्लांट्स के स्टेम्स में पाए जाते हैं। स्क्लेरेंकाइमा उस सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू को कहते हैं जिसके सभी सेल्स मैच्योरिटी के समय पर डेड हो जाते हैं। इनके सेल वॉल्स थिक होते हैं क्योंकि उसमें लिग्नाइन डिपॉजिटेड होता है। ये इनके सेल्स नैरो होते हैं और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के सेल्स प्लांट्स को स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। कोकोनट हस्क स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू से बना होता है। अब तक हमने प्लांट्स के सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में डिस्कशन किया और यह जाना कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज के सभी सेल्स एक जैसे होते हैं। इसके विपरीत कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के सभी सेल्स एक जैसे नहीं होते। इसका मतलब यह है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बनता है, लेकिन ये सभी सेल्स मिलकर के एक कॉमन फंक्शन को अचीव करने के लिए काम करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम प्लांट्स में एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। इसका काम होता है प्लांट के रूट्स से वाटर और मिनरल्स को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करके प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंचाना। जाइलम टिश्यू में 4 तरह के सेल्स पाए जाते हैं जिनके नाम है ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेंकाइमा, जाइलम फाइबर्स। ट्रैकीड्स और वेसल्स ट्यूबुलर शेप के होते हैं और इनका यह शेप हेल्प करता है कि वाटर और मिनरल्स को अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट किया जा सके। जाइलम पेरेंकाइमा का काम होता है फूड को स्टोर करना और जाइलम फाइबर्स सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। इनमें से ज़्यादातर सेल्स मैच्योरिटी के समय पर डेड होते हैं और जाइलम टिश्यू वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन के अलावा प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। जाइलम की तरह फ्लोएम भी एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। इसका काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना लीव्स से प्लांट्स के दूसरे सभी पार्ट्स में। फ्लोएम 5 तरह के सेल्स से मिलकर बनता है जिनके नाम हैं सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेंकाइमा और फ्लोएम फाइबर्स। जाइलम जाइलम टिश्यू के विपरीत फ्लोएम टिश्यू के सभी सेल्स लिविंग होते हैं। अब तक हमने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। अब हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। एनिमल टिश्यूज़ को उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है। फंक्शन के अकॉर्डिंग एनिमल टिश्यूज़ को 4 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है। ये है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है सरफेसेस को कवर करना और प्रोटेक्ट करना। हमारे स्किन की आउटर कवरिंग को भी एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म करती है और इस तरह से एपिथेलियल टिश्यू हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा एपिथेलियल टिश्यू हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के आउटर सरफेसेस को भी फॉर्म करती है और इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो ल्यूमन होता है उसकी इनर लाइनिंग्स को भी फॉर्म करती है।
एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। इनके बीच में बहुत ही थोड़ा सा इंटरसेलुलर स्पेस होता है जिसके अंदर सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है जो इन सेल्स को आपस में जोड़ कर रखता है ताकि ये एक कंटिन्यूअस लेयर फॉर्म कर सके। इसके अलावा एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स के बीच में कोई भी एक्स्ट्रा इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। प्रोटेक्शन के अलावा एपिथेलियल टिश्यू का एक काम यह भी होता है कि बॉडी के कुछ पार्ट्स में ये मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, जैसे कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग होती है उसमें एपिथेलियल टिश्यू उसमें जो एपिथेलियल टिश्यू मौजूद होता है वो एब्जॉर्प्शन का काम करता है और साथ ही साथ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में मौजूद एपिथेलियल टिश्यू सिक्रीशन का भी काम करता है। तो एपिथेलियल टिश्यू के मेजर फंक्शंस हैं प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। अब हम एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। हमारी बॉडी में 5 टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। ये हैं स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉल्यूमिनर एंड सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यू की एक विशेषता यह होती है कि यह टिश्यू अपने अंडरलाइंग टिश्यू से एक एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेटेड होता है। जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर चाहे वो स्क्वेमस एपिथेलियम हो, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हो, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम हो या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो, इन सभी केसेस में एपिथेलियल सेल्स के नीचे एक एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद है। स्क्वेमस एपिथेलियम हमारी बॉडी में लंग एल्वियोलाई की लाइनिंग्स में मौजूद होता है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग्स में मौजूद होता है। स्क्वेमस एपिथेलियम के सेल्स बहुत ही थिन और फ्लैट होते हैं और ये मटेरियल्स के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। जैसे कि लंग एल्वियोलाई में जो स्क्वेमस एपिथेलियम मौजूद होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हमारे स्किन की आउटर लेयर में मौजूद होती है। यहाँ पर सेल्स तो स्क्वेमस एपिथेलियम जैसे ही यानी कि फ्लैट और थिन होते हैं, लेकिन ये लेयर्स में मौजूद होते हैं ताकि वियर एंड टीयर को प्रिवेंट किया जा सके। तो हमारे स्किन की आउटर लेयर में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू मौजूद होता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो क्यूब शेप के होते हैं और क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमारे किडनी ट्यूब्यूल्स की इनर लाइनिंग्स में और सेलिवरी ग्लैंड के डक्ट्स की इनर लाइनिंग में मौजूद होता है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में कॉल्यूमिनर एपिथेलियम मौजूद होता है। कॉल्यूमिनर एपिथेलियम के सेल्स टॉल होते हैं और ये हेल्प करते हैं कि मटेरियल्स की एब्जॉर्प्शन हो सके। सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मौजूद होता है। यहाँ पर सेल्स तो कॉल्यूमिनर शेप के यानी कि टॉल होते हैं, लेकिन इनके आउटर सरफेसेस पर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होते हैं जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। इन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस की मूवमेंट से म्यूकस को बॉडी से बाहर की तरफ डायरेक्ट किया जा सकता है। मतलब बेसिकली जब ये सीलिया मूव करते हैं तो ये म्यूकस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्शन दे देते हैं। इसके अलावा कई बार एपिथेलियल टिश्यू इनवर्ड फोल्ड होकर के एक ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है और इसमें मौजूद एपिथेलियल सेल्स एक एडिशनल स्पेशलाइजेशन एक्वायर कर लेते हैं जिसमें कि ये एपिथेलियल टिश्यू के सरफेस पर सिक्रीशंस कुछ मटेरियल्स सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। इस तरह की एपिथेलियल टिश्यू को हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं, जिसमें कि एपिथेलियल टिश्यूज के सेल्स में एडिशनल स्पेशलाइजेशन होता है कि वो कुछ सिक्रीशंस भी सिक्रीट कर सकें। अब हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करना, सपोर्ट करना और बाइंड करना। कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं। इसका मतलब यह है कि कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है और इस वजह से कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है। कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स हैं ब्लड, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू एट्सेट्रा।
बोन एक हार्ड टिश्यू होता है, इसके अंदर एक हार्ड मैट्रिक्स में सेल्स एम्बेडेड होते हैं। ये हार्ड मैट्रिक्स कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड्स का बना होता है। कार्टिलेज एक कंपैरेटिवली सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसमें मौजूद सॉलिड इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स और शुगर्स का बना होता है। टेंडन का काम होता है मसल को बोन के साथ कनेक्ट करना। ये एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो काफ़ी स्ट्रांग होता है, पर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। लिगामेंट एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि बोन्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करता है। ये काफ़ी इलास्टिक टिश्यू होता है और इसकी स्ट्रेंथ कंसिडरेबल होती है। इसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स काफ़ी कम होता है। एरियोलर टिश्यू स्किन और मसल्स के बीच में मौजूद होती है। ये ब्लड वेसल्स और नर्व्स के बीच में भी मौजूद होती है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के बीच के स्पेस को भी ऑक्यूपाई करती है। इसका काम होता है इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करना और टिश्यू रिपेयर में हेल्प करना। एडिपोज टिश्यू का काम होता है फैट ग्लोब्यूल्स को स्टोर करना। फैट स्टोरेज की वजह से एडिपोज टिश्यू इंसुलेटर की तरह भी वर्क करता है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसका इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स लिक्विड या फ्लूइड स्टेट में होता है। यह मैट्रिक्स प्लाज्मा का बना होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन्स, सॉल्ट्स और हार्मोन्स होते हैं। ब्लड के अंदर रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि आरबीसीज, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स सस्पेंडेड होते हैं। ब्लड का काम होता है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करना, हॉर्मोन्स और वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करना। अब हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मस्कुलर टिश्यू के सेल्स एलोंगेटेड होते हैं और इसलिए इन्हें मसल फाइबर्स भी कहते हैं। मस्कुलर टिश्यू के सेल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं और इन प्रोटीन्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का मूवमेंट होता है। अब हम मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं। एक को हम बोलते हैं स्ट्रेटेड या स्केलेटल मसल टिश्यू, दूसरे को हम बोलते हैं स्मूथ मसल टिश्यू और तीसरे को हम बोलते हैं कार्डियक मसल टिश्यू। स्ट्रेटेड या स्केलेटल मसल टिश्यू हमारे लिम्ब्स में पाए जाते हैं क्योंकि इनकी मूवमेंट को हम अपनी विल पावर के द्वारा कंट्रोल कर पाते हैं, इसीलिए इन्हें हम वॉल्यूंटरी मसल टिश्यू भी कहते हैं। इन्हें स्ट्रेटेड मसल टिश्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इस मसल टिश्यू को हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं तो यह पाते हैं कि इनके अंदर ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स या स्ट्रेशंस दिखाई देते हैं जब हम इन्हें प्रॉपरली स्टेंड करते हैं तब। स्केलेटल मसल के जो फाइबर्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। इसके विपरीत स्मूथ मसल टिश्यू के फाइबर्स की मूवमेंट को हम अपनी विल पावर के द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकते। जब एलिमेंट्री कैनाल में फूड की मूवमेंट होती है या फिर जब हमारे ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करती है तो यह हमारी विल पावर के द्वारा नहीं होती, बल्कि इन कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस को स्मूथ मसल्स कंट्रोल करती हैं। स्मूथ मसल्स को हम अनस्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं क्योंकि जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं तो इसमें कोई भी ऑल्टरनेट लाइट या डार्क बैंड्स दिखाई नहीं देते। स्मूथ मसल फाइबर्स स्पिंडल शेप के होते हैं यानी कि लॉन्ग होते हैं और अपने एंड्स की तरफ टेपर्ड होते हैं। ये यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। इसके अलावा कार्डियक मसल थ्रू आउट हमारी पूरी ज़िंदगी के दौरान रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन मूवमेंट्स परफॉर्म करते रहते हैं। कार्डियक मसल्स स्केलेटल मसल्स की तरह ही बेसिकली सिलेंड्रिकल तो होते हैं, परंतु ये ब्रांच्ड होते हैं और ये यूनि न्यूक्लिएट होते हैं। ये कार्डियक मसल्स हमारी हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब हम नर्वस टिश्यू के बारे में बात करेंगे। नर्वस टिश्यू नर्व सेल्स से मिलकर बनता है। नर्व सेल्स को हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। इस दिए हुए डायग्राम में एक न्यूरॉन को दिखाया गया है। न्यूरॉन के अंदर सेल बॉडी होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। इसमें बहुत सारी ब्रांच्ड प्रोसेसेस इससे निकलती हैं जिसे डेंड्राइट कहा जाता है और एक सिंगल लॉन्ग
फाइबर निकलता है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। नर्व सेल का काम होता है, यानी कि न्यूरॉन्स का काम होता है सिग्नल्स को रिसीव करना और इन्हें ट्रांसमिट करना। नर्वस टिश्यू हमारी ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में प्रेजेंट होती है। नर्वस टिश्यू का काम होता है बॉडी में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल इस्टेब्लिश करना। तो इस चैप्टर में हमने ये जाना कि टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स को कहते हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमने प्लांट टिश्यूज के बारे में डिस्कशन किया और यह जाना कि प्लांट्स में दो तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। हमने एनिमल्स में पाए जाने वाले चार तरह के टिश्यूज को डिस्कस किया, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। और हमने यह भी जाना कि किस तरह से एक टिश्यू का स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के साथ रिलेटेड होता है। थैंक यू वेरी मच।